एज यू ऑल नो कि हमारी क्लास 12th की क्विक रिवीजन वीडियो चल रही है। इससे पहले हमने 3 वीडियोस कंप्लीट कर ली। हमारी 4th वीडियो है जिसमें हम एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकें, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो जल्दी एक रिवीजन लेंगे कि एग्रीगेट डिमांड है क्या और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि मीनिंग क्या है, एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसमें अपना APC MPC ये क्या होता है, सेविंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इक्वेशंस क्या आती है, अपने इन्वेस्टमेंट फंक्शन में क्या समझाता है, एक्स एंटे एक्सपोस्ट क्या होता है, एंड फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉल्यूटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, ये बेसिकली 80 कॉन्सेप्ट है, तो ज़्यादा है नहीं, तो इनको हम जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। एग्रीगेट डिमांड इज अ टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड प्राइस लेवल। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्या है कि एक ही टाइम पे मान के चलिए सारे कंज्यूमर डिमांड करने लग जाए, सारे प्रोड्यूसर डिमांड करने लग जाए, गवर्नमेंट डिमांड करने लग जाए, फॉरेन सेक्टर जब डिमांड करने लग जाए, इन सब की डिमांड को जब हम टोटल करते हैं, मतलब सारे गुड्स एंड सर्विसेज के हर एक चीज़ के लिए जो भी डिमांड आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। एग्रीगेट डिमांड बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ये साल भर चल रहा होता है। कंज्यूमर डिमांड यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कंज्यूमर की डिमांड को, कंपनीज की डिमांड को, गवर्नमेंट की डिमांड को, फॉरेन कंट्रीज की डिमांड को जब आप प्लस कर दोगे, इट विल बी एग्रीगेट डिमांड फॉर एन इकोनॉमी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब एग्रीगेट डिमांड को हम प्लांट स्पेंडिंग भी बोलते हैं, टोटल प्लांट स्पेंडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि जब आप गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हो तो आपने किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा होता है तो आप खर्चा करते हो। जब खर्चा करोगे तो इट विल बी अ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो एग्रीगेट डिमांड को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। बट ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट डिमांड जो होती है मार्केट डिमांड के इक्वल नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज की बात करती है, लेकिन मार्केट डिमांड ओनली फॉर वन कमोडिटी। एक ही कमोडिटी के लिए आप किसी चीज़ की डिमांड करते हो, दैट इज अ मार्केट डिमांड। अब कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एक हमारे एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स। अब कंजम्पशन क्या होता है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम कंजम्पशन से डिनोट करते हैं। बेसिकली जो कंजम्पशन हाउस होल्ड जो होते हैं, हाउस होल्ड क्या करते हैं, खर्चा करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन बोलते हैं। और ये जो कंजम्पशन होता है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है डिस्पोजल इनकम से। डिस्पोजल इनकम क्या होती है, टैक्स देने के बाद जो भी आपकी इनकम बची, दैट इज अ डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, मान के चलिए आपकी इनकम 10 लाख थी, उसमें से आपने करीबन कितना 1 लाख का आपने क्या कर दिया, टैक्स पे कर दिया। उसके बाद आपने क्या कर रहा है, आपके पास इनकम बची है 9 लाख, तो इट विल बी योर डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है तो आपका कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा, अगर डिस्पोजेबल इनकम कम है तो आपका कंजम्पशन भी कम होगा। वही इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि आप क्या करते हो, जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, प्राइवेट फर्म्स के द्वारा या बिजनेसमैन या किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली किस तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब ये लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं करता। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जहाँ पे हमारी सरकार क्या करती है, टोटल एक्सपेंडिचर खर्च करती है, पूरा खर्चा करती है कंज्यूमर गुड्स पर एंड कैपिटल गुड्स पर। ठीक है, अब ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है मीट पब्लिक नीड्स, ये किसके लिए होता है, पब्लिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए होता है। जैसे सरकार कंजम्पशन गुड्स पर खर्चा करती है, पब्लिक जैसे हेल्थ एजुकेशन इस पर खर्चा करेगी, इट विल बी कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कैपिटल मतलब सरकार कंस्ट्रक्शन कर रही है, रोड हाईवे बना रही है, ये क्या कैपिटल गुड्स पर खर्चा करती है सरकार। नेट एक्सपोर्ट का क्या मतलब, इम्पोर्ट एंड माइनस एक्सपोर्ट, ये डिपेंड करता है रेट ऑफ एक्सचेंज पर। अब इन सबको टोटल करोगे तो इट विल बी अ एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें जब आप प्लस कर दोगे इट विल बी एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड को हम 2 सेक्टर मॉडल में पढ़ते हैं। 2 सेक्टर मॉडल मतलब जहाँ पे सिर्फ हम कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट को लेते हैं, बाकी को हम इग्नोर कर देते हैं, बाकी को हम नहीं लेते। जब हम 2 की स्टडी करते हैं तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाती है। इसका अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो एग्रीगेट डिमांड्स डिपेंड्स ऑन दी लेवल ऑफ इनकम, जितनी आपकी इनकम उसके ऊपर आपकी डिमांड डिपेंड करती है। बेसिकली ये पॉजिटिव रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप खर्चा भी ज़्यादा करोगे, डिमांड भी ज़्यादा करोगे, तो ये किस तरह का रिलेशन है, ये एक तरह का पॉजिटिव रिलेशन है। चलिए इसको एक शेड्यूल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि हमारी इनकम अगर 0 है, 100 है, 200 है, 300 है, 400, 500, 600 ऐसे है आपकी इनकम, और कंजम्पशन किस तरह का, आपकी इनकम अगर 0 है तो कंजम्पशन फिर भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि अगर आपकी इनकम 0 तो आप खाना पीना बंद कर दोगे, आपको कुछ ना कुछ कंज्यूम करोगे। ठीक है, और वही आपकी इनकम बढ़ेगी, फिर उसके बाद आपने अपनी कंजम्पशन भी बढ़ाया, फिर इनकम बढ़ रही है, फिर कंजम्पशन हो रहा है, मतलब इनकम के साथ साथ कंजम्पशन कितना हो रहा है वो हमें देखते चलना है। ठीक है, जैसे अगर आपकी इनकम 300 है तो अब आपका कंजम्पशन 280 है, 400 है, 360। अब देखो आपको ऑब्जर्व क्या करना है, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, सॉरी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, कंजम्पशन हमारा इनकम से कम होता जा रहा है। इन्वेस्टमेंट हमने क्या कहा था, ऑटोनॉमस होता है। ऑटोनॉमस का क्या मतलब होता है, बेसिकली ऑटोनॉमस का मतलब होता है इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनकम। ठीक है, तो अब पहले भी हमने 20 इन्वेस्ट करा तो ये कंस्टेंट हो जाएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंस्टेंट हो जाएगा। अब एडी क्या होता है, एडी होता है सी प्लस आई। सी है ये रहा हमारा, ये पूरा कॉलम हमारा सी का, ये आई का कॉलम है, दोनों को प्लस कर लो। 40 + 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 140 हो जाएगा, 220 हो जाएगा, 300, फिर 380,
फिर 460 एंड 540, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है। जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपको इस तरह का डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया, इनकम लेवल ले ली, वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ले लिया इन करोड़, ठीक है। अब देखो इन्वेस्टमेंट तो हमारा क्या कंस्टेंट था 20 विच इज़ 20, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया विच इज़ 20। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। इसको हमने क्या बोला, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बोला है। क्या बोला इसको, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसलिए ये क्या है, हमारी कंस्टेंट है। अब देखो ये जो कंजम्पशन की लाइन है वो भी अपवर्ड स्लोपिंग है और एग्रीगेट डिमांड की भी अपवर्ड स्लोपिंग ही बनेगी, बट इनके बीच में लाइन ही क्या है, ये जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। मतलब ये लाइनें आगे चल के एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट का क्या मतलब है, दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वही नहीं करेगी, हमेशा पैरेलल ही रहेंगी। पैरेलल क्यों रह रही है, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, कंस्टेंट है, उसकी वजह से ये क्या है, हमारी पैरेलल लाइन्स बन रही हैं, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है बेसिकली वो क्या है, सी प्लस आई। हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या, सी प्लस आई होगी। और जो हमारा कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन पॉजिटिव कंजम्पशन होगा एट मिनिमम कंजम्पशन एट जीरो इनकम, ठीक है। मिनिमम कंजम्पशन क्या होता है हमारा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या होता है हमारा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अब देखो ग्राफ पे समझ लेते हैं, ये जो 40 से लेकर यहाँ तक का जो दिया हुआ है, ये पूरा कंजम्पशन जो होगा इसको हम बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। मतलब ये जो लाइन जा रही, इतना कंजम्पशन कर रहा, हमारा इनकम कितनी जीरो है कि इनकम में 40 का कंजम्पशन हो रहा है, इट इज़ अ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, अंडरस्टूड। तो ये हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो जाएगा, मिनिमम कंजम्पशन हो जाएगा। भाई कंजम्पशन कर्व कैसा बनता है, स्लोप्स अपवर्ड। अब देखो कंजम्पशन कर्व कैसा है, स्लोप्स अपवर्ड। ये क्या जा रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग है कि नहीं है, तो स्लोप्स अपवर्ड, ठीक है। वही हमारा स्लोप्स ऑटोनॉमस जो इन्वेस्टमेंट का है वो अभी हमने देखा क्या है, ए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व, अब ध्यान रखो एडी कर्व क्या होता है, एडी क्या होता है, सी प्लस आई होता है, तो ऑब्वियसली होता है कंजम्पशन से शुरू तो होगा नहीं, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो एडी कर्व है वो थोड़ा सा ऊपर से शुरू होगा विच इज 60, ठीक है। देखो हमारा आंसर भी क्या आया था, 60 आया था। तो स्टार्टिंग कर्व हमारा क्या, जीरो से, हमारा एडी कर्व भी जीरो से शुरू नहीं होगा। बेसिकली हमारा दोनों ही कर्व कहाँ से शुरू होंगे, थोड़ा सा ऊपर से शुरू होते हैं, ठीक है। तो एडी स्टार्ट फ्रॉम द 60 करोड़ एट द जीरो लेवल ऑफ किस नेशनल इनकम पर। एडी जो होता है बेसिकली ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को मिला के क्या बनता है, एग्रीगेट डिमांड बनता है। स्लोप्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड वो भी कैसा होता है, पॉजिटिव एंड अपवर्ड होता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। भाई एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट सप्लाई, अब देखिए आपने अभी एग्रीगेट डिमांड खत्म कर लिया, अब पढ़ते हैं एग्रीगेट सप्लाई क्या, सेम वही चीज़ है। पहले हम डिमांड कर रहे थे तो डिमांड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, एज अ कंज्यूमर सोच रहे हैं, ठीक है। अब हमें जो सप्लाई करनी है एज अ प्रोड्यूसर सोचेंगे जो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली टोटल क्वांटिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस करते हैं इकोनॉमी में एट अ पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, जो फैक्ट्रीज होती है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं गुड्स की या सर्विसेज की, ठीक है। कंपनीज क्या कर रही है, मोबाइल को प्रोड्यूस कर रही है, फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं क्रॉप्स को। ये सारी जो प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी में, ये सारा जो प्रोड्यूस हो रहा है, ऑल प्रोड्यूस इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई को हम प्लांट प्रोडक्शन और डिजायर आउटपुट भी बोलते हैं। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम भी बोला जाता है। क्यों, मान के चलिए आपने क्या करा, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा, गुड्स एंड सर्विसेज मान के चलो 1 लाख की थी, जब इसको आप मार्केट में क्या करो, सेल करो, तो आपको इनकम भी तो 1 लाख की होगी ना, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि एग्रीगेट सप्लाई जो होती है, जितना आप सप्लाई करोगे उतनी आपको इनकम मिलेगी, इसलिए दोनों इक्वल होते हैं। वही हमारे एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग, ये भी हमने क्लोज इकोनॉमी की बात करी है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप नेशनल इनकम मतलब एग्रीगेट सप्लाई निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन प्लस सेविंग हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। और सेम यहाँ पे भी हमें निकाल लेना है, हाँ यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, सी प्लस एस निकाल लेना। सी प्लस एस क्या होता है, 40 माइनस 40, एग्रीगेट सप्लाई विल बी 0, ठीक है। 120 20 100 हो जाएगा, 200 0 हो जाएगा, वो 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 300, सी प्लस 5 क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये देखो नेगेटिव में तो इसको नेगेटिव करना पड़ेगा क्योंकि माइनस करना पड़ेगा। 360 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 400, फिर 500 एंड 600, ठीक है। इस तरह से हमने इसको क्या करा है, कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद देखो एग्रीगेट सप्लाई इन करोर्स, अब ये हमने क्या रखा, वाई एक्सेस पे क्या रखा, एग्रीगेट सप्लाई रखा, एक्स एक्सेस पे हमने इनकम रखा। जब आपको इस डायग्राम को प्लॉट करोगे तो आपको एग्रीगेट सप्लाई क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई विल बी अपवर्ड स्लोपिंग एट 45 डिग्री, ये आपको क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई मिल जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो डिग्री होता है ये कितनी डिग्री, मतलब 90 डिग्री को एग्रीगेट सप्लाई बाइसेक्ट कितने एंगल पे करता है, तो इट इज़ 45 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, ये टोटल 90 डिग्री होता है और जब ये बाइट सेक्ट करता है एग्रीगेट सप्लाई तो ये 45 डिग्री बनाता है।
ठीक है। अब इसको आगे समझते हैं कंजम्पशन फंक्शन। पहले हमने क्या देखा, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड देखा, फिर एग्रीगेट सप्लाई देखा। अब समझते हैं कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। तो नेशनल कंजम्पशन क्या, फंक्शन ऑफ इनकम होता है। मतलब कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। अब कंजम्पशन फंक्शन का क्या मतलब होता है कि हमारे जो हाउस होल्ड है, कंज्यूमर्स है, वो कितना खर्चा करना चाह रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर। दे आर प्लानिंग, दे आर नॉट एक्चुअली डूइंग। हमारा जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है, ये प्लांट एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। प्लांट्स, ये चीज़ें से प्लांट पे बेस है, अभी एक्चुअल की बात नहीं हो रही। ओनली वी आर प्लानिंग टू डू सो। ये सिर्फ प्लानिंग है कि हमारे यहाँ पे कितनी डिमांड होगी। वी आर प्लानिंग फॉर सम गुड्स एंड सप्लाई एंड वी आर प्लानिंग टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ऐसा डिमांड भी हम कर रहे हैं और सप्लाई भी हम कर रहे हैं, जस्ट वी आर प्लानिंग। तो ये हमारे हाउस होल्ड की क्या हो रही है, विलिंगनेस है कि वो कितना खर्चा करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज में। तो ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। अब देखिए कंजम्पशन फंक्शन को भी हम शेड्यूल की हेल्प से समझेंगे कि क्या है। अब देखिए यहाँ पे हमारी इनकम जैसे कि 100 है, फिर 0, 100, 200, 300, 400 ऐसे करके कंजम्पशन कितना, वही पहले वाला शेड्यूल है। जब आप इसको क्या करोगे, प्लॉट करोगे, तो आपको इस तरह का क्या मिल जाएगा, डायग्राम बना हुआ मिल जाएगा। आप इसको प्लॉट कर लीजिएगा। जैसे कि हमने ये पढ़ा y इज इक्वल्स टू वॉट, y इज अ एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, वही हमारा कंजम्पशन, ये हमारा कंजम्पशन फिगर है। जब हमने क्या देखा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पर हमारे पास थोड़ा सा कंजम्पशन हो रहा है। थोड़ा सा कंजम्पशन हो रहा है मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। और ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम होता है। ये क्या होता है, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम, जहाँ पे हमारा ये जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो इंटरसेक्ट करती है कंजम्पशन कर्व को। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे हमारी सेविंग क्या होती है, सेविंग इज इक्वल्स टू 0 होती है। इससे पहले का जो पार्ट होता है, ये पार्ट होता है, इसको हम डिस सेविंग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब इनकम अगर आपकी 0 है तो आपको अपना खर्चा कहीं से तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो आप क्या करते हो, अपनी सेविंग का यूज़ करते हो या फिर बोरिंग्स लेते हैं। वही ये जो पार्ट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में आप अपनी सेविंग करना शुरू करते हो। इस पॉइंट के बाद में, इसके पॉइंट के बाद में क्या होता है, आपका कंजम्पशन कम हो जाएगा, इनकम ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट से पहले आपका कंजम्पशन ज़्यादा होता है और इनकम कम होती है। अंडरस्टूड, ये पॉइंट्स आपको याद रखने। अब चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, वैसे एक बार देख लेते हैं कि कंजम्पशन कब जो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट सी पॉइंट से होता है। ये हमारा कंजम्पशन कब है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। उससे पहले जो OC है, OC क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। CC हैज़ अ पॉजिटिव स्लो, और जो CC है, ये जो है CC, ये वाला है, ये पॉइंट, और ये जो कर्व है, ये पॉइंट, दिस इज अ CC। C क्या है हमारा, C क्या है हमारा, पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, उसके बाद जो प्रोपोर्शन राइजेस, हमारा क्या है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं बढ़ता। हमारा प्रोपोर्शन राइज एंड कंजम्पशन जो होता है कम हो जाता है एक टाइम बाद, और इनकम बढ़ती है लेकिन उतना कंजम्पशन नहीं बढ़ता, क्योंकि हम थोड़ी बहुत इनकम सेव करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने क्या देखा, जैसे फिर एक टाइम बाद कि व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, जब इनकम कंजम्पशन से कम होती है, देखो कहाँ पर है इनकम कंजम्पशन से कम है, ये वाला पॉइंट, तो हम क्या देखते हैं, डिस सेविंग हो जाती है। डिस सेविंग मतलब आप प्रीवियस सेविंग को यूज़ करना शुरू कर देते हो। ब्रेक इवन पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी ग्राफ में डिस्कस कर लिए, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, कंजम्पशन। अब देखते हैं कंजम्पशन फंक्शन को। बेसिकली ये कंजम्पशन फंक्शन क्या है, कीन्स का फेमस साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है। उसमें उन्होंने 3 पॉइंट्स को स्टेट करा था, स्टेटमेंट दिए थे कि यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम कंजम्पशन होगा। मतलब कीन्स किसकी बात करें, ऑटोनॉमस कंजम्पशन की बात करें। फिर कीन्स ने क्या बात करी थी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और इनकम ज़्यादा बढ़ेगी और कंजम्पशन एक टाइम बाद कम हो जाएगा। ये 3 पॉइंट किसने दिए थे कंजम्पशन फंक्शन में, कीन्स ने फेमस साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन से निकाला गया। ये पूछा जाता है कि व्हाट वाज द 3 स्टेट्स गिवन बाय द कीन्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यस, अब कंजम्पशन कैसे अलग है कंजम्पशन फंक्शन से, द वर्ड कंजम्पशन मीन्स व्हाट एंड कंजम्पशन फंक्शन मीन्स व्हाट। ध्यान रखिएगा, दोनों टर्म अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि देखिए इस शेड्यूल से समझते हैं अपन। जब हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो हमने 100 हमारी इनकम थी तो हमने 120 का कंजम्पशन करा। जब 200 हमारी इनकम थी तो हमने 200 का कंजम्पशन करा। 300 की इनकम थी तो 280 का कंजम्पशन करा। तो हम जब पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करते हैं तो वो कंजम्पशन होता है, लेकिन इन सारे ग्राफ्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, जब सारे पॉइंट्स को एक साथ पढ़ते हैं तो कंजम्पशन फंक्शन हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पर सिंगल वैल्यू गिवन इन द टेबल इज अ कंजम्पशन, और जब एंटायर कर्व हम पढ़ते हैं, एंटायर वैल्यू जब हम पढ़ते हैं दैट इज अ कंजम्पशन फंक्शन। अब इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्या मतलब होता है कि बेसिकली क्या है कि हमारी कितनी इच्छा है पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए। तो ये 2 तरह की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है, एक होती है APC, एक होती है MPC। APC का क्या मतलब होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम का क्या मतलब होता है, बेसिकली रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। अब कंज्यूम, ये इसका फॉर्मूला C/Y। अब इसको हम समझ लेते हैं। मान के चलिए अगर आपकी इनकम 10,000 है, 10,000 से आपने कंजम्पशन कितने का कर दिया, 8,000 का कर दिया। अगर आपने 8,000 का करा है तो आपका जो APC निकलेगा वो कितना निकलेगा, जरा इसको कैलकुलेट करके देखो, इट विल बी 0.8।
0.8। क्या हो जाएगा ये 0.8 हो जाएगा। ये क्या है आपका APC है। क्या है ये आपका APC। ये याद रखिएगा, इसके फॉर्मूला अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और वही हम देखते हैं क्या कि ग्राफ पर अगर इसको प्लॉट करने जाए तो वही हमारा जो ग्राफ बनेगा इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, जहाँ पे हम पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ये हमारा इस तरह से डिनोट हो जाएगा, इट विल बी अ सी, इट विल बी अ वाई, और यहाँ पे जब पॉइंट आएगा इट विल बी APC इज इक्वल टू C अपन वाई हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू C अपन वाई। अब इसके पॉइंट देख लेते हैं। APC अगर ज़्यादा इज इक्वल टू मोर देन 1 है, APC अगर मोर देन 1 है बिफोर इवन पॉइंट, मतलब अगर मान के चलो APC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 है यहाँ पे। ठीक है, 1 का क्या मतलब है कि हमारा कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम हो रहा है। ठीक है, तो बिफोर इवन पॉइंट, ये हमारा अगर इवन पॉइंट है तो ये हमारा जो होगा APC विल बी मोर देन 1 होगा। ठीक है, बिफोर इवन पॉइंट, इसका मतलब है कि कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है और इनकम कम हो रही है। वही हमारा APC इज इक्वल्स टू 1 है। APC इज इक्वल्स टू मतलब 1 मीन्स व्हाट, एट ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पर हमारा कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम हो रहा है। ठीक है, अगर APC लेस देन 1 है इट मीन्स दैट कि कंजम्पशन कम हो गया और इनकम ज़्यादा है। मतलब इसके आगे का बियॉन्ड दिस मतलब यहाँ पे हमारा जो APC होगा, APC क्या हो जाएगा, इस विल बी लेस देन 1। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और इनकम ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे APC फॉल करेगा वैसे वैसे इनकम क्या हो जाएगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी APC फॉल करता जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि APC कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। ये अगर एग्जाम में आ जाता है कि बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, तो ध्यान रखिएगा आ जाता है कि APC इज इक्वल्स टू 0, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि APC कभी 0 नहीं होता। इसका रीज़न है कि आपका कंजम्पशन कभी 0 नहीं होता, आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी। ठीक है, इसलिए आपका APC कभी 0 नहीं होता। वही हम समझ लेते हैं कि MPC क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है, चेंज इन द कंजम्पशन एंड चेंज इन द इनकम। अब देखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ओनली कंजम्पशन एंड इनकम का रेशियो था, बट यहाँ पे हम चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम की बात करें। ये इसका फॉर्मूला है। चेंज इन इनकम निकाल लेते, देख लेते क्या पहले आपकी इनकम कितनी थी, 10,000 थी, अब आपकी इनकम 12,000 हो गई है। तो 12,000 में से आप क्या करोगे, 10,000 को माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी चेंज इन इनकम कितनी आई है। तो आपकी चेंज इन इनकम कितनी हुई है, 2,000 की हुई है। वही आप क्या करोगे, चेंज इन कंजम्पशन भी निकाल लोगे। तो अभी आपका पहले का कंजम्पशन 8,000 था, आपका कंजम्पशन 9,500 है। 9,500 आपने क्या करा, माइनस करा 8,000, है ना। 9,500 में से आपने 8,000 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, दैट इज द 1,500। अभी आप इसका क्या कर लोगे, ये आपका क्या कर लोगे, आप चेंज इन कंजम्पशन अपन चेंज इन इनकम कर लोगे। ठीक है, तो ये इससे आपने डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 7.5 समथिंग आ जाएगा, नहीं सॉरी 0.75 आ जाएगा। ठीक है, 0.75 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, MPC। ये क्या हो जाएगा, MPC हो जाएगा। अब इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं कि हमारे जो MPC की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में ही आएगी। हमारी जो MPC की वैल्यू आएगी वो किसके बीच में आएगी, बिटवीन 0 एंड 1। अब 0 कब आएगी, जब हमारा इनकम जो होगा, इनकम कंज्यूम्ड, ठीक है, इनकम हमारी कंज्यूम जाएगी और सेविंग हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब जो भी आपकी एडिशनल, अगर आपने 2,000 एक्स्ट्रा कमाए हैं, यहाँ पे हमारा चेंज इन इनकम कितना 2,000, आपने पूरी 2,000 एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, तो क्या हो जाएगा, आपकी सेविंग 0 हो जाएगी और MPC 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपने पूरा कंज्यूम कर लिया है। वही अगर आपने क्या कर दिया, चेंज इनकम जो भी एडिशनल आपने 2,000 आपकी इनकम हुई थी वो सेव कर लिया, कंजम्पशन आपका 0 हो गया, तब हमारे इस केस में MPC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अभी कभी आपको स्टेटमेंट में दे देते हैं कि MPC ऑफ पुअर हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनका जो MPC होता है वो ज़्यादा होता है, और जो रिच कंट्रीज होता है उनका जो MPC होता है वो कम होता है। MPC फॉल करता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आपका MPC क्या होता है, कम होता है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, एक बार फिर देख लीजिएगा। कंजम्पशन फंक्शन के बाद हम क्या करते हैं, सेविंग फंक्शन को करते हैं। सेविंग फंक्शन भी बेसिकली क्या, जैसे कि अभी हमने कंजम्पशन फंक्शन में क्या देखा था, कंजम्पशन फंक्शन में देयर वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। अब हमारा जो रिलेशनशिप है किसमें, सेविंग फंक्शन में, वो रिलेशनशिप किसमें है, सेविंग एंड नेशनल इनकम में है। ठीक है, तो सेविंग इज इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन किसमें, नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे पहले हाउस होल्ड क्या करें, विलिंगनेस टू कंज्यूम था। अब हमारे हाउस होल्ड क्या करेंगे, सेव करेंगे, हमारा जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसको सेव करेंगे सेविंग फंक्शन में। अब इसको देख लेते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास सेम वही डेटा है, इनकम एंड कंजम्पशन का। अब सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग्स को इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम कितनी है हमारी, 0, यहाँ पे 0 तो -40, तो अगेन हमारा सेविंग कितनी है, डिसेविंग हो जाएगी। मतलब हमारी ऑलरेडी जो सेविंग थी वो हमारी माइनस में चली जाएगी। 100 - 120 कितना हो जाएगा, 100 - 120 इट विल बी -20। ठीक है, उसके बाद 0, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर इसमें से माइनस करेंगे 40, ये आप कैलकुलेट कर 60 एंड फिर 80। ये हमारी क्या सेविंग यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो, जब आप इसको ग्राफ पे क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे,
जब आप इसको ग्राफ पे प्रेजेंट करोगे तो किस तरह से प्रेजेंट करोगे कि ये आपका लोकेट हो जाएंगे सारे पॉइंट्स। अब देखो इससे पहले के जो पॉइंट्स होंगे ये हमारा क्या, ये ग्राफ पे क्या शो कर रहा है, इट इज़ अ डिसेविंग। ठीक है, ये हमारा ग्राफ पे क्या शो कर रहा है, डिसेविंग शो कर रहा है। ये हमारा क्या ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पे सेविंग इज इक्वल्स टू जीरो है, यहाँ पे क्या सेविंग इज इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद हमारा क्या शुरू हो जाएगा, इस पॉइंट के बाद हमारी क्या हो जाएंगी, सेविंग्स होना शुरू हो जाएंगे। ये जो होगा हमारा माइनस साइन लगा है, देखो इसके जीरो से ऊपर का जो आता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। ठीक है, जिसको हम सी बार से डिनोट करते हैं, लेकिन जब माइनस दिया जाता है इट मीन्स दैट इट इज़ अ ऑटोनॉमस सेविंग है। ठीक है, ये यस सेविंग कब जो स्टार्ट होता है वो किससे शुरू होता है, किससे शुरू हो रहा है, हमारा एस नेगेटिव पॉइंट से शुरू होता है, नेगेटिव एक्सिस से शुरू होता है, जो क्या डिनोट कर रहा है, डिस सेविंग को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जो पॉजिटिव कब हुआ बेसिकली तो ये अपवर्ड स्लोपिंग ही है, एक ही टाइम बात क्या है, ये अपवर्ड स्लोप सेविंग कब हमारा क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इंडिकेट जो अपवर्ड स्लोप क्या इंडिकेट कर रहा है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम। जब हमारे सेविंग इज इक्वल्स टू जीरो हो जाती है तब उसको हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम है। मतलब क्या है, जितना हमने कमाया था उतना हमने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, इसकी वजह से हमारी सेविंग क्या हो गई है, जीरो हो गई है। पॉजिटिव सेविंग मीन्स व्हाट, कि आफ्टर बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट हमारी जो सेविंग है वो क्या हो रही है, अब पॉजिटिव हो गई, मतलब अब हमने इनकम में से सेव करना शुरू कर दिया है। वही टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या होता है, बेसिकली ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। और हमारे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कि हमारे हाउस होल्ड की कितनी इच्छा है पर्टिकुलर मनी को बचाने के लिए, सेव करने के लिए उनकी कितनी इच्छा है, वो कंज्यूम नहीं करना चाहते, अब वो सेव करना चाहते हैं। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करा, जैसे कंजम्पशन फंक्शन में किया था। कंजम्पशन फंक्शन में एपीसी था और एमपीसी था, इसमें हमारा एपीएस हो जाएगा और एमपीएस हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हमारा रेशियो सेविंग टू इनकम। अब ये क्या है, रेशियो सेविंग एंड इनकम का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। इनकम मान लो वही सेम एग्जांपल है, आपका 10,000 कंजम्पशन 8,000 है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 2,000 का अगर आपने रेशियो निकाला तो आंसर विल बी 0.2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एपीएस हो जाएगा। अंडरस्टूड, वही क्या हो जाएगा, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि एपीएस जो होता है कभी भी इक्वल्स टू 1 नहीं होता। इसका मतलब है आप जितना कमाया है उतना सेव कर लिया, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे ना, ये रियल का इसमें पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और एपीएस कभी भी 1 से ज़्यादा भी नहीं होगा। मतलब आपकी इनकम 100 और आप सेव 200 करो, ये पॉसिबल है क्या, ये भी पॉसिबल नहीं, इसलिए ये कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता। तो जो एपीएस होता है ना ही कभी इक्वल्स टू 1 होगा, ना ही मोर देन 1 होगा। एपीएस इज इक्वल्स टू 1 होता है, इट मीन्स दैट कि हमने जितना सेव मतलब जो सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम हो सकती है, एंड सी इज इक्वल्स टू मतलब कंजम्पशन हमारा जीरो है। इट मीन्स दैट अगर ये होता है तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। बेसिकली दोनों ही चीज़ें हमारी क्या पॉसिबल नहीं है, ना ही आप सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम पॉसिबल है और ना ही सेविंग मोर देन इनकम है, दोनों ही केस प्रैक्टिकल नहीं, इसलिए कभी भी मोर देन 1 इक्वल्स टू 1 नहीं होता। एपीएस इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है ब्रेक इवन पॉइंट पे, इट मीन्स दैट कि आपकी सेविंग जीरो है, मतलब जितना कमाया था उतना आपने खर्च कर दिया। और एपीएस लेस देन 1 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब ये होता है कि आपने डिस सेविंग करी है। ठीक है, एपीएस जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका एपीएस भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ये याद रखिएगा। मतलब इनकम बढ़ेगी तो आप धीरे धीरे सेविंग करना शुरू करोगे। ये क्या था, एपीएस के पॉइंट्स थे। अब एमपीएस के पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एमपीसी लिखा है, इसको एमपीएस बना लेते हैं, एमपीएस। ठीक है, यस, एमपीएस में क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। जैसे यहाँ पे सिर्फ सेविंग इनकम की बात करें तो अब यहाँ पे चेंज इन सेविंग चेंज इन इनकम की बात करेंगे। वही सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। चेंज इन इनकम हमारा कितना निकला था, 12,000 में से 10,000 माइनस हो गए थे, तो ये होगा 2,000। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा ये क्या हो जाएगा, सेविंग 2,500 माइनस 2,000 है, ये हो जाएगा 500। अब इसका रेशियो निकाल लो, है ना, रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 0.25। ठीक है, तो ये हमारा एमपीएस निकल के आ गया। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखते हैं कि एमपीएस की जो वैल्यू होती है 0 to 1 के बीच में ही लाई करती है, ना ये कभी 0 से कम होगी ना 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर हमारे चेंज इन इनकम है, मतलब आपने जो 2,000 रुपये कमाए थे वो एंटायरली सेव कर लिए हैं, तो इट मीन्स दैट आपका कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस केस में हमारा एमपीएस भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने चेंज इन इनकम जो 2,000 रुपये हैं, 2,000 रुपये एंटायरली क्या कर लिए है, कंज्यूम कर लिए, इस केस में आपकी सेविंग 0 हो जाएगी और आपका एमपीएस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एमपीएस को हम चेंज इन एसेंस चेंज इन वाई भी लिखते हैं, तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान से देख लीजिएगा, पर ध्यान रखिएगा कभी भी चेंज इन एसेंस चेंज इन वाई जो होता है मोर देन 1 नहीं होता और लेस देन 0 भी नहीं होता। ठीक है,
अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एपीएस एंड एपीएस एंड एपीसी। ठीक है, एपीएस एंड एपीसी को जब जोड़ देंगे तो हमें आंसर 1 मिलेगा। सेम एमपीसी और एमपीएस को भी जोड़ देंगे तो हमें आंसर 1 मिलेगा। तो दोनों ही केस में एपीसी और जब भी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को हम प्लस करते हैं तो आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद का इक्वेशन कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है, सी इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। जहाँ पे हमारा सी क्या होता है, ये वाला सी क्या होता है, टोटल कंजम्पशन होता है। ऑटोनोमस मतलब सी के ऊपर जब बार लगा तो उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। बी का मतलब ये याद रखिएगा, ये बच्चे अक्सर बी को नहीं समझ पाते हैं कि बी होता है कि बी बेसिकली एमपीसी होता है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी का मतलब होता है एमपीसी वाई। और कभी कभी एग्जाम में ए कर देंगे इसको, ए प्लस ए का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन वी वाई। इस तरह से भी आपको इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे जब बी और वाई, ये जो ऑटोनोमस कंजम्पशन इनका मतलब होता है ये इनकम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन बी और वाई दोनों को मिला दें तो इसको बोलते हैं इंड्यूस कंजम्पशन। इसका मतलब होता है ये इनकम पे डिपेंड करता है। ठीक है, वह इक्वेशन ऑफ सेविंग, सेविंग की इक्वेशन क्या थी, सेविंग फंक्शन की सी इज इक्वल्स टू माइनस सी प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक है, एस का मतलब टोटल सेविंग, सी ये होता है ऑटोनोमस सेविंग। ठीक है, सी माइनस वाला जो सी होता है दैट इज ऑटोनोमस सेविंग। 1 माइनस बी का मतलब होता है एम पी एस। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको एक और तरीके से लिखा जाता है सी बार प्लस एम पी एस वाई, एक और तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, और वही वाई मतलब इनकम होता है, और 1 माइनस बी को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस सेविंग भी बोलते हैं। इसको एक और तरीके से कभी कभी मेंशन कर देते हैं कि 1 माइनस एम पी सी वाई, ये भी क्या होता है, हमारा सेविंग फंक्शन होता है। अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये किस तरह का रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब अगर आप बोरोहर है और आरबीआई ने क्या करा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, बोरोइंग्स नहीं करोगे, ये एक्सपेंसिव हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो आप बोरो नहीं करोगे। लेकिन वहीं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो आप इजीली लोन ले सकते हो और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, आपने क्या किया, किसी भी नए एसेट को बनाने के लिए मशीन्स पे खर्चा करा, बिल्डिंग पे, इक्विपमेंट में खर्चा करा। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी दो तरह के होते हैं, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एक होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, बेसिकली ये इनकम पे डिपेंड नहीं करता, आपके पास इनकम हो या ना हो, चाहे आप बोरोइंग्स लेके करते हो, बट आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट जरूर करते हो। लेकिन ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट आपकी प्रॉफिट पर, आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इनकम इलास्टिक होता है, बट हमारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इलास्टिक होता है। मतलब जैसे इनकम चेंज होगी वैसे ही क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट चेंज होगा। लेकिन इनइलास्टिक का मतलब है इनकम के चेंज होने से हमारे इन्वेस्टमेंट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसको बेसिकली गवर्नमेंट यूज़ करती है, कि इसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, रोड बनाने में, डैम्स बनाने में, रेलवेज बनाने में, स्कूल बनाने में। वही हमारे जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट उसको कंपनी यूज़ करती है अपना प्रॉफिट अर्न करने, नई मशीन खरीदते ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सके। ये ग्राफ जब बनेगा तो ध्यान रखिए, ये इनकम इन्वेस्टमेंट जो है क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, हमारा इन्वेस्ट चेंज होता है जैसे इनकम बढ़ी। देखो ये पहले इनकम मान के चलो हमारी 10,000 थी, अब जैसे इनकम 20,000 हुई वैसे ही हमारा इन्वेस्टमेंट मान के चलो 1 लाख का, हमने क्या करा था 5,000 का इन्वेस्टमेंट करना था, अब हम 15,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। ठीक है, ऐसे। बट यहाँ पे आपका पहले मान के चलो 15,000 का इन्वेस्टमेंट था तो वो 15 ही रहेगा, चाहे आपकी इनकम 10 हो जाए 10 लाख हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर करता है और इसको प्राइवेट सेक्टर करता है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्स एंटे एंड एक्सपोर्ट सेविंग। एक्स एंटे, द वर्ड एक्स एंटे का मतलब ही होता है प्लांट सेविंग और एक्सपेक्टेड सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों केस में होता है। एक्सेंटे का मतलब ही द वर्ड एक्सेंटे का मतलब ही प्लांट, और एक्सपोर्ट का मतलब है एक्चुअल। ठीक है, रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन की हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारी एक तरह की एक्सपेक्टेशन होती है, ये हमारी एक तरह की रियलिटी होती है। अब इसी सेविंग इन्वेस्टमेंट को दो एस्पेक्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक्सेंटे को डिवाइड करा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट को डिवाइड करा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, सेविंग जो होता है एक्सेंटे इंटेंडेड टू प्लांट सेविंग एंड बेसिकली एक्सेंटे को हम क्या बोलते हैं, इंटेंडेड सेविंग बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं, वॉलंटरी और डिसाइड भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर एक्सेंटे सेविंग की बात करें तो प्लांट सेविंग होती है, बेसिकली सेविंग फंक्शन में की जाती है। फिर एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये प्लांट इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन में इसको इन्वेस्टमेंट फंक्शन में इसको दिया है। एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्चुअल सेविंग एंड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ये क्या कैसे बनता है, प्लांट और अनप्लांट सेविंग को मिला के आपका एक्चुअल सेविंग बनता है, वही आपका प्लांट एंड अनप्लांट इन्वेस्टमेंट को मिला के आपका क्या बनता है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बनता है। अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम अकर्स एक्सेंटे जब सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, तब क्या होता है हमारा इक्विलिब्रियम
अकर होता है। इफ नॉट इन इक्विलिब्रियम, अगर ये कंडीशन इक्विलिब्रियम में नहीं है, देन आउट विल लीड टू टेंड टू द एडजस्ट इटसेल्फ, आउटपुट अपने आप एडजस्ट हो जाता है और एक टाइम बाद ये क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे आ जाता है भाई। एक्सपोर्ट में क्या होता है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, इनकम फ्लक्चुएट होती है, तब जाके ये क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पर आ जाता है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, देखो सेम यहाँ पे भी मिल जाएगा। ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, बस एक माइनर सा डिफरेंस है कि इनको काम मिल रहा है, ठीक है, इनको काम मिल रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दे डू नॉट गेट द वर्क, बट इनको काम नहीं मिल रहा है। जब काम मिल जाएगा इट विल फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन काम नहीं मिलेगा मतलब इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उनको क्या हो रहा है, वो सारे लोग जो काम करना चाहते थे, काम करने लायक भी हैं, जो पैसा मिल रहा है उसके ऊपर उनको काम मिल गया, दैट इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लेकिन इनवॉलेंट्री में क्या होगा, सारे वो लोग जो काम करना चाहते थे, काम करने के लायक भी हैं और एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना भी चाहते हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, ये थोड़ी उनके साथ प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो फुल एम्प्लॉयमेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज अ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी यहाँ पे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, जैसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है एंड क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है कि बेसिकली टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, आपने कोई एक जॉब छोड़ी, एक जॉब को छोड़ने के बाद जब आपको दूसरी जॉब ढूंढने में टाइम लग रहा है, आपने एक जॉब को छोड़ने के बाद दूसरी जॉब ज्वाइन करने में टाइम लग रहा है, तो इसके बीच में आपके पास कोई काम नहीं है, दैट इज अ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि आपके क्या है कि जॉब तो है बट आपके पास कोई स्किल नहीं है उस जॉब को फुलफिल करने के लिए, इसकी वजह से आपको काम नहीं मिल पा रहा है, तो दैट इज अ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ स्किल फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, ठीक है। अब ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हमने देख लिया कि आपको सारे वो लोग जो काम करना चाहते हैं, काम करने लायक भी एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, लेकिन काम नहीं मिल रहा। लेकिन वॉलेंट्री में ऐसा नहीं है, ये होता है कि उनकी कोई इनवॉलेंट्री मतलब इच्छा नहीं है ऐसी कि वो काम ना करें, उनकी इच्छा है काम करने की बट काम नहीं मिल रहा। बट यहाँ पे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि उनकी इच्छा ही नहीं है काम करने की, मतलब दे आर नॉट विलिंग टू डू द वर्क, दे आर नॉट विलिंग टू डू अ वर्क एट द एग्जिस्टिंग वर्क रेट, जो पैसा मिल रहा है वो उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी मर्जी नहीं है, इसलिए वो काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक कवर हो गए रिवीजन के। अब देखो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज देख लीजिएगा आप, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो बेसिकली इन्हीं फॉर्मूला से आपको क्या करना होता है, डील करना होता है। यस, तो यहाँ पे देखो हमारा y=c+s, ये फॉर्मूला अगर आपको इनकम दी होती है तो कंजम्पशन प्लस सेविंग कैसे निकालोगे, ये सारे फॉर्मूलेस आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ ध्यान रखना कि एपीएस फॉर्म निकालने का फॉर्मूला c/y भी होता है और 1 - APS भी होता है, वही एपीएस निकालने का फॉर्मूला s/y भी होता है और 1 - APC भी होता है। सेम यहाँ पे चेंज इन बाय चेंज इन सी हो गया, ये इसका भी फॉर्मूला है, और यहाँ पे 1 - MPS भी होता है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, उन पर ध्यान रखिएगा। इन फॉर्मूले से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।